molecules can show both the Schottky defects as well as Frankel defects, तो आपका आंसर होना चाहिए AGBR। तो एक नोट करके लिखिए आप, AGBR shows both the Schottky as well as Frankel defects। Now we are going proceeding towards the non-stoichiometric defects। non-stoichiometric defects में हमने आपको बताया था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स होता है और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स होता है। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स दो कारण से था, हमने दो टाइप बताया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। सो टॉपिक इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसके लिए क्रिस्टल बनाया NaCl का, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+। So this crystal ionic molecules always resist Na crystal, so this is Na+Cl minus, Na+। ये Na+Cl minus, Na+Cl minus, ये क्रिस्टल है NaCl का, और NaCl का क्रिस्टल है तो एक बॉन्ड के थ्रू ही आपस में बाइंड रहेगा, और दिस फोर्स इज कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस फोर्स। अब क्या है कि इस NaCl क्रिस्टल को बोला जाता है, जब हीट किया जाता है, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ Na वेपर, Na वेपर में जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है वो देखिए। मैं पहले समझा दूं आपको कि Na वेपर में जब इसको इस क्रिस्टल को हीट किया जाता है, व्हेन हीटेड विद प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, क्या होता है, सोडियम इस पे डिपॉजिट होता है इसके सरफेस पे, और सोडियम जब डिपॉजिट होता है तो सोडियम किस फॉर्म में, Na+ के फॉर्म में डिपॉजिट होता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। तो जैसे ही Na+ यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, Cl माइनस या कोई भी एनायन यहाँ से मूव किया किसके तरफ, Na+ की तरफ, और वो Na+ के साथ कंबाइन करके NaCl के सरफेस पे आ गया। अब इसी जैसे ही Cl- यहाँ से मूव किया सरफेस की तरफ, इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ था Na+ के थ्रू वो आएगा और इस एनायनिक साइड को ऑक्युपाई करेगा, और एनायनिक साइड को ऑक्युपाई करेगा। ऐसा है कि एनायनिक साइड को ऑक्युपाई करने से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी और कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जहां यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा, जिसके कारण ये मूव करता रहेगा पूरे क्रिस्टल लैटिस में और एक कलर इंपार्ट करेगा, और लेकिन जिस एनायनिक साइड पे इलेक्ट्रॉन बैठेगा उस साइड को बोलते हैं F सेंटर। F सेंटर क्या होता है, F सेंटर जर्मन वर्ड से आया है जिसका मतलब है टू इम्पार्ट कलर, कलर को इसमें इम्पार्ट करेगा। और वो F सेंटर किससे बना है, जर्मन वर्ड है जिसका नाम है फारबेंजेटर। उसका मतलब ही है कि क्या है, वो आंसर है कि जर्मन वर्ड फारबेंजेटर का मतलब है टू इम्पार्ट कलर। अब ये कलरलेस था, और जैसे ही इसको हिट किया गया इसके प्रेजेंस में, इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे फिर Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस। अब आप देखोगे तो बॉन्ड तो दिखाई लेना। तो यहाँ पे मान लीजिए एक Cl माइनस यहाँ से हट गया, और इसी समय क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शिफ्ट कर गया इसके एनायनिक साइड पे, और ये जो साइड है ये इलेक्ट्रॉन जो एनायनिक साइड पे आया है, ये एनायनिक साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड को क्या बोलते हैं, F सेंटर।
और एफ सेंटर किस वर्ड से बना है? जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? फार मीनिंग है टू इम्पार्ट। ऐसा होने से आप देखो कि इसमें सोडियम का क्या अमाउंट, इतना सोडियम तो उतना क्लोराइड है, इसमें आप क्लोराइड के कंपेयर में सोडियम देखोगे तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड यहाँ से क्या हो गया है, आपने साइड को क्या क्या अनऑक्युपाइड कर लिया है। अनऑक्युपाइड होने से क्या हुआ, केटायन का अमाउंट क्या ज़्यादा हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल एक्सिड डिफेक्ट। क्यों ऐसा हुआ है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो एनायन की वैकेंसी हो गई है, जिसके कारण यहाँ से क्या हो गया है, ये साइट वैकेंट हो गया है, और ये वैकेंट होने के कारण वैकेंसी डिफेक्ट भी कहलाएगा। और किसमें ऐसा कहाँ हुआ था? तो आपको याद है, ये हुआ था स्कॉटकी डिफेक्ट्स में भी। सो दिस इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के कारण ऐसा हुआ है। तो एनायनिक वैकेंसी तो ये सोडियम के केस में है, आपको केसीएल के केस में भी याद करना पड़ेगा, लिथियम क्लोराइड के केस में भी याद करेगा। तो केसीएल में जब ऐसा करेंगे, केसीएल में कैसा कलर हो जाएगा, तो आपको याद करना वायलेट कलर हो जाता है। वायलेट कलर या ब्लू कलर, ऐसी को बोलते हैं इलैक कलर। इलैक कलर बोलते हैं। LiCl के केस में क्या होगा, ये पिंक कलर का हो जाता है। सो KCl LiCl में आपको याद रखना पड़ेगा। NaCl के केस में क्या हो गया, ये येलो कलर का हो गया, ये आपको याद रखना है। तो NaCl के केस में कैसा कलर, येलो कलर, और KCl के केस में वायलेट ब्लू या इलाक कलर बोलते हैं। LiCl के केस में पिंक कलर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये है मेटल एक्साइड डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो अगर आप लिख सकते हैं तो देखिए, when NaCl is heated in presence of sodium vapor, sodium ion deposited at the surface of crystal, an electron lost by sodium ion, an electron lost by sodium ion moves inside the crystal and occupy the lattice site of chloride ion. In the same way, chloride ion moves toward the surface and combine with the sodium plus to form NaCl. The site occupied by electron within the crystal lattice is called F center, under bracket German word Farbengeter, means to impart color to the crystal lattice. The F center is responsible for the yellow color of the NaCl. While KCl gives violet blue or lilac, LiLac, और बता रहे LiLac, lilac, while lithium chloride gives pink color. So this all about your metal acid defect due to enameled vacancy. नेक्स्ट होगा आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जो पहले वाला पढ़ा मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ये किसके जैसा था, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा था, और ऐसा स्पेस कहाँ हुआ था, स्कॉटकी में हुआ था। अब इंटरस्टिशियल साइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ हुआ था, इंटरस्टिशियल साइट्स याद कीजिए, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। सो इट इज एनालोगस टू कहाँ, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो अब आप देखो, इस केस में जो एग्जांपल हम लेते हैं वो जिंक ऑक्साइड का लेते हैं। जिंक ऑक्साइड में आप देखो, जिंक 2+ O2-
जिंक 2 प्लस। ये जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड पहले भी देखा था आपने, हमने लैटिस करवाया था ऐसा। तो जिंक ऑक्साइड है ये। जिंक ऑक्साइड बताइए आपस में ज्वाइंट होगा, फोर्स इज कूलम्बिक फोर्स। इसको हीट किया, देखिए आप जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करेंगे ना तो ये जिंक 2 प्लस और O2 माइनस में निकल जाएगा। यस, होता क्या है जब O2 माइनस को आप यहाँ पे हीट करेंगे, O2 माइनस जो हीट करके निकला है वो O2 माइनस क्या करेगा, ऐसे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब O2 माइनस जो था ये सिंगल ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करें तो हाफ। यस, सो हीट करने से ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको फिर क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, फिर उल्टा रिएक्शन होगा, हाफ O2 क्या होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 माइनस। ये ऐसा है कि रिवर्सिबल हो सकता है, हीट करने से कन्वर्ट होगा और कूल करने से फिर रिवर्स बैक हो जाएगा। तो आप देखो कि O2 माइनस, ये मैं बता दूं कि क्रिस्टल लैटिस का साइज लार्ज होता है, तो मान लो जिंक ऑक्साइड को गर्म के हीट किया कहीं से, तो जिंक ऑक्साइड को जैसे ही गर्म हीट किया तो कहीं का ऑक्साइड आयन क्या होगा, ऑक्सीजन गैस में क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। एक साइड वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा। वैकेंट स्पेस जो क्रिएट होगा वो बगल वाले लैटिस में आएगा। बगल वाले लैटिस में क्या होगा, वहां का जो जिंक आयन था जो फ्री हो गया था, ऑक्साइड आयन से जो बना था, वो क्या हो मूव करेगा, मूव करके कहां पे आएगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में आएगा। और इंटरस्टिशियल साइट्स में जैसे ही आएगा, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ था वो आ जाएगा, ताकि क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा on exposure to visible light, it gives क्या different color। so इस केस में ये कलरलेस था, ये व्हाइट था, लेकिन जैसे ही गर्म किया तो ये कलर फॉर्म में आएगा। कलर फॉर्म में आएगा तो आप देखो क्या होगा, ये ये आपका जिंक ऑक्साइड का हीटिंग के बाद का स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या, तो मान लीजिए इसके नेबरिंग साइड का, इसके नेबरिंग वाले लैटिस का क्या हुआ, हीट किया तो वहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व कर गया, जिसके कारण वहां से जिंक क्या फ्री हो गया और मूव करके इंटरस्टिशियल साइड से आ गया। यस, इंटरस्टिशियल साइड जैसा आया, इसको मेंटेन रखने के लिए क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जो मूव किया था, यहाँ पे लॉस जो ऑक्सीजन ने किया था, O2 माइनस ने किया था, वो क्या हो गया, ये दूसरे इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। तो इस केस में आप देखो कि मेटल एक्सेंट इफेक्ट किसके कारण हुआ, आंसर एक्स्ट्रा कैटायन के कारण हुआ, कहां, इंटरस्टिशियल साइड पे। तो इंटरस्टिशियल साइड्स में क्या क्या आ गया आपका, ये भी इलेक्ट्रॉन भी आ गया, जिंक 2 प्लस भी आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। यस, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो, मेंटेन रहे। और मेंटेन के साथ क्या रहे, कि आपको याद रखना है इसका कलर मूव करने से फिर ये क्या, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको कूल करते हैं, कूल करने से फिर क्या, रिवर्स बैक, फिर ये
व्हाइट आ जाएगा। सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एंड इंटरस्टेशियल साइट। इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले क्या था, जिंक ऑक्साइड था। अब क्या हो जाएगा इसका Zn1+X और क्या O, ये स्टोइकोमेट्री में चेंज आया, जबकि उसमें क्या था NaCl में पहले क्या था NaCl था, अब क्या हो जाएगा Na1+X क्या Cl। सो स्टोइकोमेट्री में चेंज होगा, इसलिए इसको कौन सा डिफेक्ट्स बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एंड इंटरस्टेशियल साइट। ये इंटरस्टेशियल साइट्स में आने का ये कैसा शो कर रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा शो कर रहा है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज कर गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया है, ये कलर दे रहे हैं, और कलर क्या है, डिफरेंट कलर शो करेंगे, डिपेंड्स अपन की मॉलिक्यूल क्रिस्टल किस मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो ये आपका दूसरा हो गया। और नेक्स्ट वाला लास्ट है क्या, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ऐसे एलिमेंट जो कि डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और वेरिएबल वैलेंसी शो करने से क्या होता है, वो इस टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं जिसका नाम है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में आप देखेंगे तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स लिखे अगर तो नाम से ही पता है कि मेटल की डेफिशिएंसी होगी। सो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में जो एलिमेंट्स हमने बताया वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड शो करते हैं, ये डिफेक्ट्स जिसके एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आपने सोचा होगा, सुना होगा FeO। FeO क्या है, आप देखोगे इसमें Fe किस फॉर्म में पाया जाता है, Fe2+ में भी और Fe3+ में। होता क्या है, आप देखोगे FeO में क्या है, Fe2+ है, O2- है, Fe2+ है, O2- है, O2- Fe2+, O2- Fe2+, Fe2+, O2-, O2- Fe2+, O2- Fe2+। ये अब जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इसके कारण मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स हो सकता है। आपको तो सिर्फ रटना है कि कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है। अब देखो ये Fe2+ है, क्या होता है समटाइम्स कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ये मूव किया, मान लो 2 मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से, 3 मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से मूव कर गया, तो ये क्या, यहाँ पे वैकेंसी आ गई, यहाँ पे वैकेंसी आ गई, यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी और यहाँ पे वैकेंसी आ गई। यस, तो लेकिन एथिकल न्यूट्रलिटी क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो आप बताओ Fe2+ का नंबर कितना मिस किया, मान लिया हमने 3 मॉलिक्यूल यहाँ से मिस किया, कितना का, Fe2+ का। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए कितना Fe3+ इस साइड को ऑक्यूपाई करेगा। अब आप देखो अगर 2Fe3+ आ जाया है तो 6+ यहाँ से और 6+ जो गया था वो इससे थ्रू मेंटेन हो सकता है। यानी कितना मॉलिक्यूल्स, कितना एटम्स या कितना आयंस इस साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, आंसर है 2। तो मान लीजिए आप यहाँ पे Fe3+ कर दें और यहाँ पे Fe3+ कर दें। आप देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेफिशिएंट हो गया। कौन सा डेफिशिएंसी हुई, मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल कैटायन यहाँ से क्या होगा, डेफिशिएंट हो गया है, जिसे कहा इस डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स किस केस में, FeO के केस में। क्यों, Fe क्या वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, Fe2+ और Fe3+, तो ये इसके कारण क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। तो इसके बारे में आप लिखिए 2 लाइन कि some solid which are not prepared in their stoichiometric ratio, and contain less amount of metal in compared to the stoichiometric proportion. In FeO some Fe2+ is missing and its loss is
fulfilled by Fe3 plus ion. Any loss is fulfilled by Fe3 plus ion. अब आप देखोगे ना तो Fe जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है? Fe 0.94. यस, तो Fe के मॉलिक्यूल जो होंगे ना, रेंज क्या हो, कहां से कहां तक हो सकते हैं? ये तो Fe 0.94 के फॉर्म में होता है जनरली, लेकिन रेंज अगर देखा जाए Fe 0.93 टू Fe 0.96 से रेंज तक हो सकता है, ये आपको मिलेगा। तो Fe के फॉर्म में ये दोनों हो सकता है। मतलब याद रखिएगा, आपको एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में क्या हायर ऑक्सीजन नंबर वाले मूव करते हैं, यहाँ से साइट को अनऑक्युपाइड करते हैं, या लोअर मेंबर वाले, लोअर ऑक्सीजन नंबर वाले, तो याद रखिएगा लोअर ऑक्सीजन नंबर वाले अपने पोजीशन से क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, और हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले उस पोजीशन को ऑक्युपाइड करते हैं, जिसके कारण डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, मेटल केटायन की। इसलिए इसको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स होने से क्या हुआ कि मेटल का अमाउंट कम हुआ, नॉन स्टोमेटिक रेशियो में बना है, प्रोपोर्शन इसका सेम नहीं रह पाया। तो इसका अगर पूछा जाए कि Fe किस रेंज में जनरली प्रेजेंट होता है, तो Fe का रेंज अगर पूछा जाए तो 0.93 टू 0.96 ये डाटा है, और किस फॉर्म में है जनरली पाया जाता है Fe 0.94 के फॉर्म में। मतलब कि Fe 0.94 का मतलब ये है कि Fe 0.94O है। हाँ, तो इस केस में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है ये बताइए, बोलेगा कि Fe 0.94 वो एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें Fe का ऑक्सीजन नंबर बताइए आप। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन नंबर निकालना तो आसान तरीका हमने बताया था रिडॉक्स रिएक्शन में। इसका अगर -2 है, इस पे 100% +2 डालें ताकि ये पूरे मॉलिक्यूल्स का सम, ऑक्सीजन नंबर का सम क्या हो, 0 हो। अब लेकिन ऑक्सीजन नंबर इज डिफाइंड फॉर द सिंगल एटम, और सिंगल एटम है तो सिंगल एटम के लिए क्या है, 0.94 के लिए कितना है, +2, तो एक के लिए क्या होगा 2/0.94। दिस इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ व्हाट, Fe in Fe 0.94O। सो दिस इज द method to calculate the oxygen number of different type of non-stoichiometric molecules, जो कि which is difficult to prepare, लेकिन prepared किया जाता है इस फॉर्म में। तो इसी तरह आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके सामने FeO का एग्जाम्पल याद रखिएगा, FeS का एग्जाम्पल याद रखिएगा, निकेल ऑक्साइड का एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये सब क्या है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स शो करते हैं। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करें, इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम वहां बता चुके हैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में। बोलेगा कि कैलकुलेट परसेंटेज वेट ऑफ Fe2 प्लस इन Fe 0.94। जैसे क्वेश्चन होगा कैलकुलेट द परसेंटेज वेट ऑफ Fe2 प्लस इन Fe 0.94। तो ऐसा अगर पूछा जाए तो आप क्या कैसे करेंगे, तो हमने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में ही ये क्वेश्चन करवाया था, आप कॉपी देखेंगे तो पता चलेगा 0.94 है। यस, अब आप ये बताओ कि Fe 0.94 है, आंसर है कि Fe दोनों फॉर्म में इसमें होगा, Fe2+ के फॉर्म में भी और Fe3+ के फॉर्म में भी। और Fe2+ का अमाउंट हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसका अमाउंट क्या होगा, ये टोटल क्या है 0.94, तो ये क्या होगा 0.94 माइनस x। यस, सो Fe2+ Fe3+ का अमाउंट हमने निकाल लिया। अब आपको पूछा जाए कि टोटल सम ऑक्सीजन नंबर का क्या है, इसमें 0, तो इस पे कितना है, इस पे -2 है, इस पे कितना है +2 है, यानी +2 का मतलब क्या है कि Fe और ये दोनों कंबाइन करके +2 है। जितना केटायन का चार्ज इक्वल टू एनायन का चार्ज, तो केटायन का टोटल चार्ज कितना, तो केटायन है कितना Fe2, आंसर x है, तो x × 2, यस, प्लस ये कितना है, ये कितना है 0.94 माइनस x × 3, यस, इक्वल टू कितना, ऑक्सीजन पे कितना है 2 है, सो 2 इनटू ऑक्सीजन का अमाउंट कितना 1, तो 1। क्लियर, नाउ यू कैन फाइंड 2x इक्वल 2x प्लस 3 4 3 जा 12 1 9 3 जा 28 1 to 2.82 minus 3x equal to 2x minus 3x, yes, equal to 2. We can write 2.82 minus 2 2.82 minus 2
और 3x माइनस 2x x, तो x भी करना है 0.82, तो 0.82 x आ गया। ये किसका अमाउंट हो गया, ये Fe2 प्लस का अमाउंट हो गया जो हमने शुरू में ही माना था। अब क्या करना है, Fe3 प्लस का अमाउंट मानना है। ये कितना 0.94 माइनस x कितना 0.8, यस, सो 422 सो दिस इज 0.12। सो Fe2 प्लस का अमाउंट भी हो गया, Fe3 प्लस का अमाउंट आ गया हम लोग x, और 0.94 माइनस x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, परसेंटेज वेट बोला गया है Fe2 प्लस का, तो हम लोग लिख सकते हैं ना परसेंटेज वेट ऑफ Fe2 प्लस किसमें, इन Fe 0.94, तो इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आसानी से कर सकते हैं, कितना x का वैल्यू थी 0.82, तो 0.82 इनटू Fe का एटॉमिक वेट पता ही है 56, सो Fe2 प्लस का परसेंटेज वेट इसमें कितना है, इतना है। अब इसमें निकालना है Fe 0.94 ओम में, तो Fe का कितना 56 इनटू ये कितना 0.94, यस, प्लस 16, यस 16 और इनटू पर 100, यहाँ पर क्या होगा परसेंटेज निकल जाएगा। सो आप ये दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट परसेंटेज वेट ऑफ Fe2 प्लस इफ Fe 0.94 को अगर Fe3 प्लस भी बोला जाए तो Fe3 प्लस का अमाउंट कितना है आप देखिए, उसके अनुसार चलिए और आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज वेट को, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो ये पूरा का पूरा आपका डिफेक्ट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट्स पढ़ा है आपने। क्रिस्टल डिफेक्ट्स में क्या क्या देखा आपने, क्रिस्टल डिफेक्ट में तो ऑलरेडी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक डिफेक्ट्स या पॉइंट डिफेक्ट्स, उसमें आप लोगों ने 3 पढ़ा, स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपने 4 देखा, कौन कौन सा देखा, वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट्स एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट्स। इसके अलावा आपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखा, इसके अलावा आपने नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में 2 देखा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में आपने 2 देखा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायनेट इंटरस्टिशियल साइट, और लास्ट वन देखा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। दिस ऑल अबाउट योर क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ये क्रिस्टल डिफेक्ट्स आपका पूरा कंप्लीट हुआ। बस आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स कौन कौन सा डिफेक्ट शो करता है, और इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है कि FeO के केस में, निकेल ऑक्साइड के केस में आप क्या कौन सा डिफेक्ट शो कर सकता है ये सब मॉलिक्यूल, तो आपको बोलना पड़ेगा ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें जो एटम या मेटल प्रेजेंट है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड में आप देखेंगे ना, तो ये सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ये इमेजिंग रेंज होता है इसका। इमेजिंग रेंज का मतलब है कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी। आप क्या कर सकते हैं, पूरे सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है कंडक्टर, एक हो सकता है इंसुलेटर, एक हो सकता है सेमीकंडक्टर। उस रेंज में तो इमेजिंग रेंज सॉलिड्स एग्जिबिट इमेजिंग रेंज ऑफ देयर कंडक्टिविटी। रेंज 27 फोल्ड्स का होता है, 27 फोल्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, फोल्ड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड होता है किस टर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में ये 20 कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल 27 वोल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड शो करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 27 वोल्ट का मतलब है कहां से कहां रेंज आता है वो देखना है आपको। तो आपको पता ही है रेंज कहां से कहां है, एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 10 टू पावर -20 टू 10 टू पावर 7 क्या पर ओम पर मीटर। सो आपको ये कंडक्टिविटी है, मतलब 27 वोल्ट, देखो आप 27 वोल्ट यहाँ से आएगा, ये रेंज शो करता है कौन, किसी भी सॉलिड का कंडक्टिविटी का रेंज है ये। और ऑन दिस बेसिस पूरे सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहाँ से कहाँ डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं ऑन दिस बेसिस, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू ए क्या कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर और
जब कंडक्टर की बात करें, इंसुलेटर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का रेंज कहाँ से कहाँ तो आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स रेंज इज फ्रॉम 10 to 4 to 10 to power 7 क्या पर ओम पर मीटर। पर ओम को तो साइमन भी बोलते हैं, साइमन भी ले सकते हैं ऐसा कोई, और मोहो भी बोल सकते हैं। तो 10 to power 4 to 10 to power 7 अगर ओम पर मीटर है, इस रेंज में इसकी कंडक्टिविटी अगर है तो दिस सॉलिड इज रिगार्डेड एज कंडक्टर। और 10 to power 7 पर ओम पर मीटर अगर ऐसी कंडक्टिविटी है जो सॉलिड शो करता है वो बेस्ट कंडक्टर कहलाता है। तो आपको ये बात याद रखना है। इंसुलेटर के केस में अगर आप देखोगे तो इसकी रेंज 10 to power -20 to 10 to power -10 पर ओम पर मीटर। ये आपको कंडक्टर, ये इंसुलेटर। तो कंडक्टर इंसुलेटर याद रखना है 10 to power 4 to 10 to power 7 और इंसुलेटर 10 to power -20 to 10 to power -10। जबकि इसकी बात करें 10 to power -6 to 10 to power 4 पर ओम पर मीटर वाले को बोलते हैं क्या सेमीकंडक्टर। तो ये वाला रेंज इन दोनों के बीच में है तो ये सेमीकंडक्टर कहलाएगा। सो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आपको याद रखना है क्या रेंज है, जो कि एनसीईआरटी ने डाटा दिया है। तो डाटा पे हो सकते हैं सवाल पूछे। तो ये डाटा है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे ये काम करता है, क्या होता है इसके अंदर में, बैंड थ्योरी के आधार पे जो हमने आपको बताया था इम्परफेक्शन इन सॉलिड में सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। अब उसकी बात यहाँ करेंगे। वहाँ हमने बोला था हम लोग कहाँ बात करेंगे ये सब की कंडक्टर सेमीकंडक्टर में बात करेंगे। तो आप देख लो कि क्या होता है। हमने थोड़ी बहुत वहाँ बात की थी वैलेंस बैंड की, थोड़ी बात की थी कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये है वैलेंस बैंड और ये दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड। सो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। अब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और कैसा इसका पोजीशन होगा, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, गैप क्या होगा, वो डिसाइड करेगा ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। तो अब आप आइए एक एक करके बात करें हम लोग। आइए आराम से देखें। अगर ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। यस, दूसरी अगर बात करें दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द फॉरबिडन बैंड। ये और ये इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द फॉरबिडन। तो दिस इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। अब आप देखो इस फिगर को देखोगे तो आप देखोगे ना, इसको कहोगे आप कंडक्टर है, इसको देखोगे ना तो आप बोलोगे सेमी कंडक्टर, और इसको देखोगे तो आप बोलोगे ये इंसुलेटर है। यस, कंडक्टर में क्या है कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ क्या क्या पॉइंट है आप वो लिख सकते हैं कि आप पहले देखिए इसको, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। इसमें बोला जाता है देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यानी नो फॉरबिडन गैप। तो इसमें फॉरबिडन गैप है ही नहीं, और फॉरबिडन गैप नहीं है तो किसी भी टेम्परेचर पे इवन 0 केल्विन पे ये कंडक्टिविटी शो करेगा। और कंडक्टिविटी शो करेगा इसका मतलब है कि 0 केल्विन रहे या 100 डिग्री सेल्सियस रहे, ये 100% किसी भी कंडीशन में कंडक्टिविटी शो करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में एक बात याद रखिएगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर। जबकि सेमीकंडक्टर में देखिए देयर इज अ स्मॉल गैप इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, लिख सकते हैं देयर इज अ स्मॉल गैप इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। जनरली क्या होता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहता है। वहाँ हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स में बोला था, वहाँ हम यहाँ पे हम लोग डिटेल्स करेंगे। तो वहाँ पे हमने थोड़ी चर्चा की थी इसकी। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरली रहते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करता है ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन क्या होगा टूटते हैं, आपस में जो बॉन्ड्स के थ्रू
ज्वाइन होते हैं वो टूटते हैं, टूट कर क्या करते हैं कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके कंडक्ट करके आ सके। लेकिन क्या बताता है कि लार्ज गैप है कि स्मॉल गैप है? आंसर है स्मॉल गैप है। हम लोग सेमीकंडक्टर डिटेल्स करेंगे, वो बात करेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन पढ़ना है, और जर्मेनियम में फॉरबिडन गैप कितना है और सिलिकॉन में कितना है। जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन गैप होता है, जबकि सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। वो अभी हम जस्ट देखेंगे। तो लेकिन वैलेंस क्या ये ऑल टेम्परेचर पे कनेक्टिविटी शो करेगा? आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है फॉरबिडन गैप है, और फॉरबिडन गैप होने से कारण 0 केल्विन पे कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। और 0 केल्विन पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। सो सेमीकंडक्टर में ये कंडीशन नहीं होगा। तो बोलता है क्या 0 केल्विन पे ये कैसा बिहेव करेगा? आंसर है 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा और जंप करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो 0 केल्विन पे ये कंडक्टर का कंडक्टर रहेगा, ये 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तीसरी इंसुलेटर, ये लार्ज गैप इन बिटवीन कंडक्शन बैंड, लार्ज गैप होगा। लार्ज गैप ऑर्डर कितने का होता है फॉरबिडन गैप का? इसमें याद रखें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर होता है। ये डायमंड के केस में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर होता है। बोलता है क्या ये कंडक्टिविटी शो करेगा? आंसर है किसी भी कंडीशन में ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। सो इंसुलेटर क्या है कि कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, व्हाटएवर द टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ये कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। तब हम लोग को क्या करना है सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, और वहां पे हमने बताया था 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है उसको बोलते हैं फर्मी लेवल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग को सेमीकंडक्टर थोड़ी बात करनी है, तो सेमीकंडक्टर के केस में आते हैं। सेमीकंडक्टर में हम लोगों को 2 बातें पढ़नी है। सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है। सेमीकंडक्टर आपने देखा कि कैसे फॉरबिडन गैप है, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे तो ये प्योर फॉर्म है, जबकि ये क्या है इम्प्योर फॉर्म है। इम्प्योर कैसे बनाया जाता है? ये डॉपिंग के द प्रोसेस इज कॉल्ड डॉपिंग, डॉपिंग के थ्रू ये बनाया जाता है। तो इम्प्योर फॉर्म में ऐसा होता है। तो इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म की पहले बात करें तो एग्जांपल सिलिकॉन या जर्मेनियम। अभी हमने आपको दिखाया ही था कि एक क्या होगा कंडक्शन बैंड होगा, एक क्या होगा वैलेंस बैंड होगा, दोनों के बीच में क्या होगा फॉरबिडन गैप। यस, सो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। होता क्या है अब आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एलोब्रेट करूँ, यहाँ पे सिलिकॉन 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 इस टाइप का बॉन्ड बनाया होता है। ये सिलिकॉन का बॉन्ड है यहाँ ऐसा, जनरली वैलेंस बैंड में होता है। तो 0 केल्विन में तो कुछ नहीं होगा, आंसर है इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है इसका बॉन्ड ब्रेक करता है। और बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होगा? आंसर है बॉन्ड ब्रेक करने से क्या हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करने से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मूव करेगा कहाँ कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में मूव करेगा तो यहाँ पे तो एक एम्प्टी स्पेस होगा, और दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड होल। तो यहाँ पे होल का फॉर्मेशन होगा। क्या होल मूव कर सकता है? आंसर जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसका कोई डायरेक्शन में होल भी मूव करेगा, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज करेगी। बोलता है कितना होल कितना इलेक्ट्रॉन, आंसर है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ होल्स होगा। किस केस में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में, यानी Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ होल्स इन द केस ऑफ व्हाट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये अगर ऐसा कंडीशन है तो 100% आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में सोचा जा रहा है। आपको याद रखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा क्यों किया जाता है डॉपिंग? डॉपिंग का मतलब क्या है? मिक्सिंग किया जाता है प्योर फॉर्म में एक्सटर्नल फॉरेन सब्सटेंस, जिसके कारण इम्प्योर फॉर्म आता है। क्यों पर्पस डॉपिंग का, क्यों क्या पर्पस है? आंसर है टू इंक्रीज क्या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो
कंडक्टिविटी आपने नाम सुना भी होगा डॉपिंग, तो कभी कभी आपने किसी गेम में क्रिकेट में ही देखिए तो आपको लगा होगा कि हाँ डॉपिंग टेस्ट में पकाया। डॉपिंग टेस्ट का मतलब क्या है, उसने ऐसा फॉरेन सब्सटेंस लिया है ताकि उसकी एनर्जी, अपने बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज करके क्या किया है, फील्ड में आया है और वो क्या है डॉप टेस्ट में पकड़ाया है। सो डॉपिंग टेस्ट का मतलब वहाँ भी वही है, यहाँ भी यही है। यहाँ एक कंडक्टिविटी के केस में है, वहाँ पे एनर्जी की टर्म में है। तो कंडक्टिविटी अब आप बात करें एक्सटेंसिव, ये सारी बातें आप डिटेल्स में बात करेंगे। डिटेल्स में तो हम बात कर ही रहे हैं, इससे भी डिटेल अगर और चाहते हैं और डिटेल्स करना तो इससे ज़्यादा डिटेल्स है ही नहीं, तो आप फीस में कर सकते हैं। फीस में आपको डिटेल्स पढ़ना है, वहाँ पे यहाँ पे तो सिंपल समझाना है कि हाँ कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात करें, डॉपिंग की बात करें, डॉपिंग में क्या होता है, तो इंक्रीज कंडक्टिविटी, इसका रेंज क्या होता है, डॉपिंग कैसे किया जाता है, मतलब याद रखिएगा इसका रेशियो क्या होता है 10⁻⁶ यस 10⁻⁶ क्या है, प्योर फॉर्म में है तो एक पार्ट क्या है इम्प्योर फॉर्म डाल दिया जाता है, ये रेंज। यस अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 10⁻23 जर्मेनियम पर मीटर क्यूब है या पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया 10⁻23 जर्मेनियम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें डॉपिंग का रेशियो क्या होगा, इसमें डॉपिंग का रेशियो क्या होगा। आप देख लो कि अगर 10⁻⁶ प्योर फॉर्म है तो 1 पार्ट है, नहीं 10⁻⁶ है तो क्या है 1 पार्ट क्या है, फॉरेन सब्सटेंस लाना है तो 1 है तो क्या 10⁻⁶, जबकि हमारे पास प्योर फॉर्म कितना है 10⁻23 है, तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा डॉपिंग का, आप देख लो 10⁻23/10⁻⁶। यस तो आप देखो यस कितना 10⁻70 यस, तो आपको याद रखना है, याद करना ये याद रखना है क्या डॉपिंग का रेशियो होता है 10⁻⁶/1। तो आप अगर 10⁻23 जर्मेनियम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इतना जर्मेनियम का एटम है, तो इसको कितना डॉपिंग किया करवाया जाए ताकि इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। तो रेशियो आप देखो 10⁻⁶/1, 10⁻⁶ अगर प्योर है तो 1 पार्ट क्या है इम्प्योर फॉर्म लाना है तो 1 पार्ट, और 10⁻23 चूंकि दिया हुआ है 10⁻23/6 कितना होना चाहिए 10⁻17/1 होना चाहिए, यानी 10⁻17 फॉरेन सब्सटेंस चाहिए इसको क्या करने के लिए डॉप करने के लिए। तो 10⁻17 क्या है डॉपिंग कंडीशंस होना चाहिए किसके लिए, अगर ये गिवन क्वेश्चंस के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब एक्सटेंसिव में क्या होता है, आप देखो हम लोगों को इंटेंसिव में ही फॉरेन सब्सटेंस करना है। इंटेंसिव कौन सा, हमने जर्मेनियम सिलिकॉन की बात की, तो आप केमिस्ट्री में 4th A की बात कीजिए, इस साइड क्या होगा 5th A होगा, इस साइड क्या होगा 3rd A होगा। 3rd A में पता ही है बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम होता है, जबकि 5th में क्या नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक होता है। यस अगर A सब्सटेंस को इसमें डॉप किया जाए तो ये क्या है, ये 4th A है और ये 3rd A है, इसके जस्ट प्रीवियस वाला है, इसके कारण कौन सा सेमीकंडक्टर डेवलप होगा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में, दिस इज कॉल्ड पी टाइप। पी टाइप इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, पी टाइप का मतलब ये मत समझिएगा पॉजिटिव टाइप, ये कभी नहीं है, क्योंकि 4th A का पोर्शन है ये और इसके प्रीवियस ग्रुप वाले को क्या क्या मिक्स करवाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी टाइप। इसमें क्या है ये 5th A है और 5th A को इसमें मिक्स करवाया गया है, क्योंकि 4th A का नेक्स्ट पार्ट है 5th A, इसलिए इसलिए डेवलप करता है कौन सा टाइप एन टाइप। तो पी टाइप एन टाइप इसके कारण बोला जाता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा कि पी मतलब पॉजिटिव एंड मतलब नेगेटिव। ये कंफ्यूज कर गए इसका मतलब एग्जाम में गलत करके आएंगे, क्वेश्चन पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज, तो आंसर है ये मत सोचिएगा नेगेटिव है, एन है नेगेटिव है, ये ऐसा नहीं है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल होता है। आप देखो जब एटम्स में मिक्स करेंगे तो कोई चार्ज डेवलप करेगा क्या, आपको शुरू से ही पता है एटम्स आर न्यूट्रल, और दो न्यूट्रल एटम्स को जब आपस में मिक्स करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, वो मेंटेन रहने से कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। सो एन टाइप रहे या पी टाइप रहे, इंट्रिंसिक रहे या एक्सट्रिंसिक रहे, किसी पे भी क्या है चार्ज डेवलप नहीं करेगा और दे आर न्यूट्रल्स ओनली।
सो न्यूट्रल्स ही रहेगा। अब थर्ड ए मतलब पी टाइप देख रहे हैं हम लोग और एन टाइप। अब आपने सीखा कि एन टाइप क्यों बोला जाता है और पी टाइप क्यों, और क्या मकसद है ये करने का, डॉपिंग करने का। हमने शुरू में बोला था इंक्रीज द कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हुई आप देखो। तो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है इसके कारण। तो सबसे पहले हम क्या देखें, पी टाइप सेमीकंडक्टर देखें। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर देखा जाए, अब देखो पी टाइप में क्या था, हमने थर्ड ए वाला लिया था। मान लो एल्युमिनियम लिया है, तो एल्युमिनियम लिया है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी, आंसर 3। यस, और क्या था सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी 4, 1 2 3 4। यस, तो ये तीन जो इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम का, बॉन्ड तो 3 से बनाएगा लेकिन ये खाली रहेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक गैप रहेगा। समझ में आ गया, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड में इन्वॉल्व रहेगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड में इन्वॉल्व रहेगा दूसरे सिलिकॉन के साथ। आप देखो ना, एक सिलिकॉन दूसरा सिलिकॉन, ये एल्युमिनियम ये सिलिकॉन, ये भी बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये एल्युमिनियम का ही यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन यहाँ जो एल्युमिनियम होगा ये ऐसे 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 तो बनाएगा, यहाँ पे तो गैप होगा, यहाँ पे तो होगा नहीं इसके साथ, तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये होल का फॉर्मेशन किया है। आप देखो सिलिकॉन 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 यहाँ पे एल्युमिनियम क्या होल का फॉर्मेशन किया है। तो आंसर क्या है कि इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। आंसर है आप देख लो, अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड दिया जाए, यहाँ पे वैलेंस बैंड दिया जाए और ये क्या है फॉरबिडन गैप है। अब देखो थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक करने से एक बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये है ये 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। यस, तो होल का फॉर्मेशन कितना होगा, होल का फॉर्मेशन एक तो पहले ही से था होल, एक 2 एक 3, 3 प्लस 1 कितना 4 होल का फॉर्मेशन हुआ है। और कितना इलेक्ट्रॉन मूव किया है, 3 इलेक्ट्रॉन मूव किया है। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ होल जो है वो ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल जो है ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस केस में कौन सा सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगा। और होल और इलेक्ट्रॉन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो इस केस में क्या था, इंट्रिंसिक में दोनों सेम था, जबकि एक्सट्रिंसिक में पी टाइप में क्या है, होल की संख्या ज़्यादा हो गई, तो उसके कंपेयर में इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। अब आप बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो एन टाइप में आइए, एन टाइप में भी पढ़ें। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो आपको पता है क्या लेना है, फास्फोरस आर्सेनाइड। तो फास्फोरस लिखिए 5 होता है, 1 2 3 4 5, जबकि सिलिकॉन में कितना 4 ही ना, 1 2 3 4। इस आप देखो ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। ये जब सिलिकॉन का 4 है तो 4 इसके साथ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब खाली रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करें और ये फॉरबिडन गैप की बात करें, तो आपको क्या लगता है वैलेंस बैंड में इस टाइप का रहेगा, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक किया तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ये तो फ्री है, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा। होल्स का फॉर्मेशन कितना हुआ, 2 ही ना, एक ये होल एक ये होल, 2 होल, जब इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3। सो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो गया, किस केस में,
एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आपसे पूछा जाएगा विच वन इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर, एन टाइप की पी टाइप। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी किसके कारण ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण कि होल के कारण। आंसर इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जब ज्यादा है तो कौन सा सेमीकंडक्टर बेस्ट है, बेटर है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज बेटर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक पॉइंट लिख सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज बेटर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन व्हाई इज ड्यू टू द हाई कंडक्टिविटी नेचर ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन। So number of electrons is in the case of n-type semiconductor is higher with respect to p-type semiconductor. So n-type semiconductor shows better conductivity than p-type semiconductor. So ये आपका n-type semiconductor और p-type semiconductor है। अगर इसी में अगर आगे चलेंगे तो आपको एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन देखना है तो आप डिटेल करेंगे कहाँ, फिजिक्स में, तो इसमें तो डिटेल करना ही है। वहाँ आप पढ़ेंगे पीएन जंक्शन जंक्शन डायोड होता है, उसी में आप पढ़ेंगे जेनर डायोड, उसी में पढ़ेंगे जेनर ब्रेकडाउन, उसी में एवलेंस ब्रेकडाउन। इसके अलावा पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सब वहाँ आप करेंगे। इसके अलावा रेक्टिफायर पढ़ेंगे, इसी का एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे इस टाइप के सेमीकंडक्टर को। तो आप पढ़ेंगे पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ना है आपको। इसके अलावा रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर आपको वहाँ करना है। तो ये एप्लीकेशन हुआ सेमीकंडक्टर का, जो आप फिजिक्स में डिटेल में करेंगे। लेकिन यहाँ पे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको जानना है, कनेक्टिविटी किसकी ज़्यादा किसकी कम, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको। सो दिस ऑल अबाउट योर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। अब हम लोग मूव करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ magnetic nature of magnetic property of solid। सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड का क्या हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट कैसे होता है, और क्या सभी सब्सटेंस में, सभी सॉलिड में क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। आंसर है हाँ, होता है। क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऐसा है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉज करने का रीजन है। तो कैसे कॉज करता है, तो आपको पता है अगर कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो 100% वो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर वही चार्ज मोशन में है तो दोनों शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन 100% या तो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो उसमें मोशन होगा, और मोशन के कारण दोनों डेवलप करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स का अपना स्पिनिंग है अलोंग देयर एक्सिस, और या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज के कारण ये इवॉल्व करेगा। सो ऑल सॉलिड्स हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दिस इज ड्यू टू किसके कारण। आंसर है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, और क्या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग देयर ओन एक्सिस। सो दो कारण हैं, दो कारण लिख लीजिए कि क्यों कारण है। ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन क्या, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट के कारण, और किसके कारण, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन along their own axis, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण। और इसके कारण हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है एक स्पेशल यूनिट केमिस्ट्री में जिसका नाम है बोर्स मैग्नेट्रॉन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ये बात है कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लास्ट में हमने वहाँ पे दो सब्सटेंस की बात की थी हमने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने बताया था कि डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जबकि पैरामैग्नेटिक में
मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। और निकालने का तरीका बताया था म्यू इक्वल टू रूट अंडर n+2 बोर्स मोमेंटम। तो ये है, लेकिन इस दो के कारण क्या सभी सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या? आंसर है 100% मैग्नेटिक मोमेंट हर एक सब्सटेंस में होता है। और वो सब्सटेंस ये 100% क्या है मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में बोर्स मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में दिया रहेगा। तो क्या बोर्स मैग्नेट्रॉन होता है? तो सबसे पहले हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट। ये फिजिक्स का टर्म है मैग्नेटिक मोमेंट। ये वेक्टर है कि स्केलर 100% क्या है वेक्टर ही है। वहाँ पे m इक्वल टू लिखते हैं I क्रॉस A, यानी I क्रॉस करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो 100% मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे क्या है कि वेक्टर है। और इसका SI यूनिट क्या होगा? दिस इज एम्पियर, दिस इज मीटर स्क्वायर। सो यूनिट कौन सा यूनिट? SI यूनिट 100% एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन ये हम लोग किस टर्म में बोर्स मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, जिसको BM बोलते हैं, बोर्स मैग्नेट्रॉन। ये स्पेशल यूनिट है क्या दिया हुआ इसमें केमिस्ट्री में। और 1 बोर्स मैग्नेट्रॉन इक्वल टू 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, 1 बोर्स मैग्नेट्रॉन इक्वल टू 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, डेवलप करेगा। सो ऑन दिस बेसिस ऑफ this two substances are solids are classified into different magnetic substance. First one is the diamagnetic, second one is the paramagnetic, third one is the ferromagnetic, fourth one is the antiferromagnetic और last one is the ferrimagnetic substances. So एक एक करके हम लोग डिटेल्स कर रहे हैं। So first one हम लोग क्या लिखे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में लिखा जाए तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में लिखिए क्या क्या लिखना है। सो फर्स्ट वन इज द डायमैग्नेटिक सॉलिड और सब्सटेंस। लिखिए those substances which are repelled in magnetic field, those substances which are repelled in magnetic field is called diamagnetic substances. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने वहां पे लिखवाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ऐसा सब्सटेंस जो अपना वेट मैग्नेटिक फील्ड में लूज करे वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। तो ये पॉइंट में लिख लिए दो substances which lose their weight in magnetic field is called diamagnetic substances. Next point, this is due to the paired electron present in the molecule में paired electron present है जिसके कारण क्या है ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। और the magnetic moment is denoted by mu। इस केस में म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये बात हमने वहां भी बताई थी, यहाँ भी बताया है म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और म्यू की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये क्या सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर एक बात और आपको बताया जाए, अगर आपसे पूछा क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हुआ क्या, तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिपल्सन फील करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वीकली अट्रैक्टेड होगा। तो आप क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है 100% क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आंसर है कि वीकली अट्रैक्टेड होगा। तो ये बात याद रखिएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। एग्जांपल याद रखिए H2O, C6H6, NaCl। यस, इसके अलावा बहुत सारा हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया था पहचानने का तरीका कि अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप इवन देखें तो क्या डायमैग्नेटिक है, अगर और देखें तो पैरामैग्नेटिक है। दो एक्सेप्शन है जो हमने बताया था, बोरॉन का और ऑक्सीजन का, जो कि पैरामैग्नेटिक है इंस्टेड ऑफ हैविंग द इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है फिर भी क्या है होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक। दो एक्सेप्शन है, वो एमओटी के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ था। तो ऐसा ये सब मॉलिक्यूल्स है
जो आपको याद रखनी डायमेटिक सब्सटेंसेज है, लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना है कि पारा है कि डाया, तो आप 20 इलेक्ट्रॉन्स तक आप देखो कि अगर ऑड है तो पारा, इवन है तो डाया, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमने वहाँ एक्सप्लेन किया था, पारा में भी एक्सप्लेन करते हैं। यस, तो दिस ऑल अबाउट योर डायमेटिक सब्सटेंसेज। नेक्स्ट है पैरामेटिक सब्सटेंसेज। पैरामेटिक सब्सटेंसेज में अगर आए तो म्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। देखिए दो सब्सटेंसेज विच आर weakly attracted in the magnetic field, weakly attracted in the magnetic field is called paramagnetic substance. weakly attracted हुआ in the direction of magnetic field, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन देख के आप सोचें कि हमने जो डेफिनेशन दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सो क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार करेंगे। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये हुआ है। अगर वो क्या मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ था, अपना वेट लूज किया था, या क्या करेगा, गेन करेगा। सो दिस सब्सटेंसेस गेन देयर वेट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा जाए। और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस are never zero and each determined as mu equal to n plus 2 Bose-Magneton. So mu equal to n plus 2 Bose-Magneton, ये Bose-Magneton है, n equal to number of unpaired so number of unpaired इलेक्ट्रॉन रहेगा, 100% पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू है। जैसे क्वेश्चन Cr 3% दे दिया है, बोलता है इसका म्यू निकालिए। तो क्रोमियम की अगर बात करें तो क्रोमियम का आउटर मोस्ट में लिखते हैं 3d5 4s1, याद कीजिए। और 3d5 4s1 है तो 3d5 4s1 3 प्लस है, 3 प्लस है तो 1 यहाँ से और 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा तो 3d क्या सिस्टम 3 होगा। और 3d3 में n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और n की वैल्यू 3 हो गई तो म्यू निकाल सकते हैं। म्यू इक्वल टू व्हाट, n का मतलब 3 प्लस 2 5, आंसर है √15 बोल्ट्जमैन। तो आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछे कैलकुलेट मैग्नेटिक, क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो आप देखेंगे, लिखते हैं ना कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में आप देखोगे तो s में और p में 1 2 3, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ये जंप करके मूव करेगा, तो ये 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू की वैल्यू 4 प्लस 2 6 4 या 24 क्या बोल्ट्जमैन। अगर यू हैव टू कन्वर्ट बोल्ट्जमैन इनटू एम्पीयर मीटर स्क्वायर तो हमने बताया 1 बोल्ट्जमैन इक्वल टू 9.27 × 10⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका है। तो आप कहीं भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस पे और क्वेश्चन हमने वहाँ पे करवाया था कि ब्लू विट्रॉल का निकालिए मैग्नेटिक मोमेंट, वाइट विट्रॉल का, ये सब बातें हमने की थी। बोला था कि मैंगनीज का निकालिए किस एसिडिक मीडियम में, MnO4- का, परमानेंट का एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी सभी जगह की हैं, वहाँ भी किया है हम लोगों ने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल्स में किया है, आप वहाँ देखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल याद रखिएगा। अब तो हमने पहले बताया कि O2 और P2, यस ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये बात याद रखिएगा। हमने आपको अभी बताया कि जिसमें भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, डाया होगा, जबकि ऑड नंबर वाले पारा होगा। ये इवन होते हुए भी क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। Fe3+, Fe2+, Cr3+, ये सब क्या है, ये एग्जांपल है किसके,
CO2 प्लस, ये सब क्या है, ये सब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये एग्जांपल में याद रखिए। नेक्स्ट थर्ड वन, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या होता है कि बोला जाता है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, इसका मतलब कौन सा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है कि अगर आप देखो तो ऐसे सब्सटेंस में बहुत सारे एटम जो है ना ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, ग्रुप में फॉर्मेशन होता है और उस ग्रुप को बोलते हैं डोमेन। और डोमेन जो है, ईच डोमेन एक्ट्स एज टीनी मैग्नेट्स, और टीनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है। और टीनी मैग्नेट्स है, इसका मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लिख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लिखा, तो डायरेक्शन अगर इसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करने से पहले अगर आप देखोगे ना तो अब ये इस तरह का होगा, तो इसको बोलते हैं क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आंसर मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन क्या है, रैंडम है, डायरेक्शन क्या है, रैंडम है। और रैंडम डायरेक्शन का इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो म्यू की वैल्यू 0 है। अनमैग्नेटाइज्ड में मतलब इन absence of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं डाले हैं तब का कंडीशन है। अगर जैसे ही इस पे अप्लाई किया जाए, क्या अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करता है, तो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जितना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो सारा का सारा इसका जो मोशन होगा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। यस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो सारा का सारा इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ अपवर्ड हो जाएगा और ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट देगा। यहाँ म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर ये अप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड तक, अगर इसको फिर अप्लाई करके फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा ले तो क्या इसमें कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा एक बार अगर कन्वर्ट इसमें हो गया अपन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये इट नेवर कन्वर्ट बैक इनटू दिस। इसका मतलब अगर एक बार अप्लाई किया तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस 100% इसी में रह जाएगा और कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होगा। इसके कारण इसका यूज कहाँ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो लिखा जाए क्या क्या है, देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में सबसे पहले तो बताया दिया, दो सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। यस, सेकंड पॉइंट लिखिए, in ferromagnetic substances, ferromagnetic substances लिखा, atoms or ions are grouped together atoms or ions grouped together into small regions called domain and each domain acts as teeny magnets in an unmagnetized piece of ferromagnetic substances. The domains are oriented randomly so that its net magnetic moment is equal to 0.
applied by magnetic field. Magnetic field. They are domain oriented in the fixed direction and gives net magnetic moment. Gives net magnetic moment. Or this persists even after removing the magnetic field. So it is used in making permanent magnets. यस, तो आप याद रखिएगा एग्जाम्पल फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कैडोलियम, ये सब जो एग्जाम्पल है किसका है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का है। सो याद रखिएगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जिसका परमानेंट मैग्नेट में यूज किया जाता है। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके सामने है। नेक्स्ट है एंटीफेरो। एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आप देखो नाम से ही पता है एंटीफेरो, इनमें डोमेन जो होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये है। यस, एंटीफेरोमैग्नेटिक में जैसे ही नाम है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सो दैट दे कैंसिल क्या ईच अदर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। सो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है फेरोमैग्नेटिक के जस्ट उल्टा है। इसमें जो टीनी मैग्नेट की तरह जो यूज किया गया था डोमेन, इसका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल ईच अदर। यस, सो कैंसिल एक दूसरे को कैंसिल करता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपको याद रखना है ये बातें होती हैं। तो एग्जाम्पल भी इसका याद रखिएगा, क्या V2O5 का नाम सुना है, मैग्नीज ऑक्साइड का नाम सुना है, ये सब एग्जाम्पल किसका है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का है। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंटी फेरो को लिख सकते हैं क्या, एंटी फेरो इज द, देखिए इट इज just opposite to that of ferromagnetic substances, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other. Yes, next है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी ज़्यादा दिमाग है लगाना नहीं है। फेरी में क्या है कि इस टाइप का डोमेन है। यस, डोमेन क्या है, कुछ नहीं है कि इसमें क्या है कि डोमेन जैसा था एंटीफेरो में ऐसी इसी तरह है, लेकिन इसका जो नंबरिंग है ये अनइक्वल है। ये नहीं कि दो ऊपर है तो दो नीचे है, ऐसा नहीं है। दो ऊपर है तो तीन नीचे है, तीन नीचे है तो दो ऊपर है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट तो है, लेकिन इसका नंबर क्या है, अनइक्वल है। जैसे कहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, कहाँ से इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। सो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। थोड़ी बातें लिख ले, लिखिए। The domains are aligned in this substances. The domains are aligned in parallel, and anti-parallel direction in unequal numbers.
इन अनइक्वल नंबर्स, इन अनइक्वल नंबर्स. So they are weakly attracted in magnetic field in compared to ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Yes, और ये सब्सटेंस हीट करने पे क्या है, अपना फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने रहेगा. सो लिखिए, अपॉन हीटिंग these lose their ferrimagnetic property and converted into paramagnetic substances and converted into paramagnetic substances. अब इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था वहां पे भी, जहां हम क्रिस्टल डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल की बात की थी और क्रिस्टल डिफरेंट क्रिस्टल की बात की थी. याद कीजिए, Mg लिखा था, Fe2O4, Zn Fe2O4, ये सब हमने बताया था इनवर्स स्पाइरल स्ट्रक्चर और स्पाइरल स्ट्रक्चर में ये सब फेराइड्स कहलाते हैं और ये सब कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का बिहेवियर शो करते हैं. तो ये आपको याद रखना है इसका एग्जांपल. और Fe3O4 वहां दिखा था इनवर्स स्पाइरल स्ट्रक्चर, हमने दिखाया था आपको, वहां आप देखें, और ये स्पाइरल स्ट्रक्चर था. और ये क्या है, +2 +3 फॉर्म में आएगा. आपके सामने है, एक केटायन आएगा, डिफरेंट दो केटायन और दो डिफरेंट केटायन, ऑक्सीजन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन नंबर और एक एनायन. तो आप वहां देखोगे इनवर्स स्पाइरल स्ट्रक्चर और स्पाइरल स्ट्रक्चर में हमने ये बातें की थी. तो आपको ये फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है. दिस ऑल अबाउट योर व्हाट, सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट हमने यहाँ पे आपका खत्म कर दिया. एक पॉइंट, एक टर्म्स की हमने चर्चा की और एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है. और इससे बाहर क्वेश्चन ना आया है ना आएगा. 95% गारंटी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे बशर्ते कि 5% भी बनेंगे, बशर्ते कि आप अपना ब्रेन का कैपेसिटी यूज करें. और कैपेसिटी यूज करेंगे ना तो आप ऐसा एक भी टॉपिक टर्म्स नहीं देखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा होगा जिसको आपने नहीं सुना है. सारे सुने हैं, लेकिन बस आपको दिमाग लगाना है. क्योंकि 3D सोचना है आपको, तो थोड़ा सोचने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जितना आप सोचेंगे प्रैक्टिस करेंगे ना उतना क्वेश्चन आपसे बनेंगे. तो सारा टर्म हमने इसमें यूज कर लिया है और एक भी टॉपिक हमने इसमें छोड़ा नहीं है. तो उम्मीद करते हैं घर में बैठ कर कम से कम एक चैप्टर आप फुल फिनिश्ड अच्छे से कंप्लीट कर लें, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट. इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाएं, कोई भी क्वेश्चन उठाएं, आप स्टार्ट करें बनाना, बशर्ते कि आप एक बार पूरा का पूरा थ्रू आउट कॉपी पढ़ लें और एक जो क्वेश्चन हमने करवाया है, जो हमने व्हाट्सएप पे भेजा है क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का, वो भी एक बार घर में बैठ के बना लें. उसके बाद क्वेश्चन पे पढ़ जाए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे. एक क्वेश्चन से एक स्टूडेंट ने फोन करके पूछा, सर ये बताइए, आपने क्यूबिक में 3 लैटिस पढ़ाया था, सिंपल क्यूबिक पढ़ाया था, बॉडी सेंटर पढ़ाया था और एफ फेस सेंटर. तो ये बताइए कि क्यूबिक में एक और लैटिस क्यों नहीं हो सकता, इंड सेंटर. तो इंड सेंटर क्यों ये एग्जिस्ट करता है इसी फॉर्म 3 फॉर्म में. तो बोला क्वेश्चन कि सर क्यूबिक में इंड सेंटर क्यों नहीं हो सकता. सर क्यूबिक में इंड सेंटर तो हो नहीं सकता, होता ही नहीं है. तो उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप देखिए कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर. तो क्यूबिक का अगर स्ट्रक्चर खींचा जाए तो आप देखो क्यूबिक का स्ट्रक्चर, तो आराम से देखिएगा. इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो सुनिए. ये क्यूब है, अगर इस क्यूब को अगर एक और क्यूब बनाया जाए, एक और क्यूब इसके साथ, ये तो यूनिट होता है. तो इस क्यूब को अगर बताया जाए तो इस क्यूब को आपको बोलना पड़ेगा. देखिए इंड सेंटर का मतलब क्या था, एक 2 क्यूब बना लिया. 2 क्यूब बनाने से अब इंड सेंटर का मतलब क्या होता है, 2 अपोजिट फेस पे रहे. तो आप देखो इस कॉर्नर पे तो रहेगा ही, कॉर्नर पे तो रहेगा ही, ये कॉर्नर पे है ही, कॉर्नर पे. तो कॉर्नर पे आप देखते रहो, कॉर्नर पे आप देखोगे ना तो एटम्स तो प्रेजेंट होगा ही. और इंड सेंटर आप बना के देखो, इंड सेंटर होगा क्या, एक ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक ये अपोजिट डायरेक्शन में. यस,
इस यूनिट सेल वाले में इसमें, इस यूनिट सेल वाले में इसमें। यस, तो आप देखो इसको मैच करो, देखो 1 2 3 4, यहाँ भी देखो आप 1 2 3 4 मैच करो, और ऊपर से इसको यहाँ से मैच करो। ये यूनिट सेल है कि नहीं? हमने क्या बताया था, पूरा क्रिस्टल एक यूनिट सेल से बना है, तो इसमें देखो अगर ये इन सेंटर पे होता तो इसको मैच करने से ये यूनिट सेल बन गया ना एक। और यूनिट सेल क्या लग रहा है, ये इन सेंटर है कि सिंपल है, कॉर्नर पे प्रेजेंट और कहीं भी एटम्स प्रेजेंट नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल क्यूबिक है। तो आप इन सेंटर पे ही रखो ना, रख के देखोगे तो आपको लगेगा ये यूनिट सेल तो हुआ ही नहीं। किसका? इन सेंटर टाइप का। ये कैसा लग रहा है आपको? ये यूनिट क्या कहलाएगा? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। इसी तरह टेट्रागोनल में भी आप क्या दिखाते हैं, दो, क्या सिंपल और क्या बॉडी सेंटर। तो उसमें क्या फेस सेंटर पॉसिबल है? आप टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना के देखो और फेस सेंटर पे डाल के देखो, आपको मिलेगा ही नहीं फेस सेंटर। दूसरा क्या मिलेगा? बॉडी सेंटर टाइप निकल जाएगा। तो क्यूबिक में आपको सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर ही मिलेगा। अगर इन सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंट, अगर आप देखोगे ना लैटिस, बड़ा सा लैटिस बना के आगे पीछे अगल बगल पूरा यूनिट सेल बना के देखो और इन सेंटर में डाल के देखो, तो आपको दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, दूसरा टाइप का यूनिट सेल मिलेगा। और यूनिट सेल वो इन सेंटर नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा? सिंपल क्यूबिक कहलाने लगा, इन द केस ऑफ क्या? क्यूबिक सिस्टम। तो ये सारी बातें हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि उसमें क्यों नहीं होता है। बना के देखो, और बना के देखो जिसके बारे में बोल रहा है वो डाल के देखो, और फिर मैच करके देखो कि यूनिट सेल कैसा निकल रहा है। ये यूनिट सेल तो कैसा निकला आपका? ये तो सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक तो है ही, तो इसलिए इसमें यूनिट सेंटर नहीं होता है। तो ये सारी बातें हमने की, तो सॉलिड स्टेट में आपको आज खत्म किया हमने, पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश किया। तो आप घर में बैठें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें डिफरेंट टॉपिक के साथ। फिर डिफरेंट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।